हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम। मेरा नाम है मनीषा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज़ पार्ट 4। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और एक और बात, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वॉज गिवन बाय, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था आपकी NCERT के अकॉर्डिंग, लेवोजियर एंड प्राउस्ट। सबसे पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, अगर आपको इस लॉ के बारे में नहीं पता है तो ये लॉ कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो आपके पास जितना भी रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। यानी कि मास का लॉस नहीं होता कभी भी। जितना मास आपका रिएक्शन होने से पहले रहता है उतना ही रिएक्शन होने के बाद भी रहेगा। और ये आपको याद रखना है कि लेवोजियर ने इस लॉ को स्टेट किया था। सेकेंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं अब क्या है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो कि दिया था प्राउस्ट ने। ये लॉ कहता है कि आपके पास दुनिया में जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब कंबाइन होते हैं तो वो एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप वाटर कहीं का ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ और होगा, दूसरी जगह का वाटर ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ और होगा। तो अगर आपके पास वाटर है तो उसका फॉर्मूला हमेशा ही H2O ही रहेगा। यानी कि उसके अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। अगर आपको रेशियो बाय मास निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि रेशियो बाय मास किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए रेशियो बाय मास है। आपको रेशियो बाय मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है तो आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2। और हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन का जो भी एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 1:8 आ जाएगा। तो ये 1:8 जो रेशियो है वो होता है हमारे वाटर का रेशियो बाय मास। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या की इकाई क्या होती है, वो होती है नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर्स होते हैं। ये भी मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। IUPAC स्टैंड्स फॉर, यानी कि IUPAC का मतलब क्या होता है आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक कमीशन है जो कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल नेमिंग करता है। उनकी जो भी नेमिंग होती है वो यही कमीशन करता है। पॉइंट नंबर 4, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स। जैसा कि आपको पता होगा एक एटम के अंदर 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपको ये बताना है कि उनके सम को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसके सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, या फिर हिंदी में उसे परमाणु भार संख्या भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स। किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको उस एटम का क्या कहा जाता है, तो उसको उस एटम का एटॉमिक नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर पता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। या फिर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के ही हिसाब से अरेंज्ड है। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो जैसे हमारे पास जितने भी मैटर हैं, जैसे सब्जी या फिर फल हो गए, वो सब हम लोग अगर जब भी मापते हैं तो हम उसे केजी या ग्राम्स में मापते हैं। क्योंकि जो भी मैटर हमारे पास होता है उसके कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, तो उसको मास को मापना भी पड़ेगा। तो उसको मापने के लिए हमारे पास यूनिट होती है हमेशा, ठीक है।
तो हम लोग जो भी चीज़ें मापते हैं वो जैसे कि सब्ज़ी वगैरह या फिर दाल वगैरह लेके आते हैं तो हम केजीज़ में उसका मास को मापते हैं। लेकिन एटम तो बहुत छोटा होता है, उसके मास को मापने के लिए हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो एक एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट के। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप होता है जो कि जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के लिए रेफरेंस लेते हैं, तो वो होता है कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम लोग C12 को ही कंसिडर करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि कार्बन 12 आइसोटोप का हम कितना पार्ट लेते हैं। ठीक है, कितना पार्ट लेते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उसका 1/12 पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कार्बन के एटम को अगर हम एक तरबूज मान लें, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया आपको, तो अगर हम इसके बराबर 12 पार्ट कर दें, ठीक है, अगर इसके बराबर 12 पार्ट्स अगर हम लोग कर देते हैं, तो एक जो एक जो उसका पार्ट होगा ना, वही आपका एटॉमिक मास यूनिट है। एक पार्ट एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि कार्बन के 1/12 पार्ट जो होता है वो बराबर होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम लोग। What are the two ways in which atom exist? तो वो एटम्स जो होते हैं वो यूजुअली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है उनकी, वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दो फॉर्म्स होती हैं यूजुअली, एक तो मॉलिक्यूल होता है और दूसरा एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है आपके पास, और दूसरी क्या होती है, दूसरी आपके पास आयनिक फॉर्म होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं आपके एटम्स, या तो आपके आयंस के फॉर्म में रहते हैं। तो आयंस भी या तो एनायन हो सकता है या फिर कैटायन हो सकता है। तो एनायन उस तरीके के आयंस होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग NaCl जो होता है, जो खाते हैं हम लोग नमक, उसमें ये अगर हम इसे पानी में घोल दें तो ये जो किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये जो Cl नेगेटिव है वो आपका एनायन है और ये Na पॉजिटिव आपका कैटायन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन? आपसे यहाँ पे एटॉमिसिटी पूछी हुई है ओजोन की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिसिटी क्या होती है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के लिए जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो अगर आपको पता हो कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एटॉमिसिटी 3 है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी की आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एटॉमिसिटी होता क्या है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है। द मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल बनने के लिए जितने एटम्स कंबाइन हो रहे होते हैं उसी को हम उसकी एटॉमिसिटी कह देते हैं। अगर आपसे ओजोन की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो वो होती है 3। इस तरीके से आपको एग्जाम में कोई भी जैसे अमोनिया पूछ लेगा कि अमोनिया की बताइए कितनी एटॉमिसिटी होती है, तो अमोनिया का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो NH3 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस तरीके से कुछ भी दे के पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड। एक एटम का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को उसका क्या बोला जाता है, तो किसी तत्व की संयोजक शक्ति को उसकी संयोजकता कहा जाता है, और इंग्लिश में बोलें तो उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। यानी कंबाइनिंग पावर जो किसी एलिमेंट की होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है कैल्शियम। कैल्शियम किसी भी चीज़ की वैलेंसी निकालने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि हम इसको देखेंगे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, और अ, और उसके बाद वाले शेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कैल्शियम की जो वैलेंसी होगी, अब देखो लास्ट वाले शेल में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब मैक्स इसमें क्या ये जो इलेक्ट्रॉन 2 जो है
अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, 6 तो ले नहीं सकता, 6 लेने की ताकत नहीं है भैया इसके पास। तो क्या करेगा, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही दे देगा, क्योंकि तब क्या होगा, इसके पास ये 2 शेल्स बचेंगे, तो इसके 8, इस वाले में इसके 8 कंप्लीट हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, +2 मतलब क्योंकि ये दे रहा है, जो देने वाला होता है उसकी हमेशा प्लस में ही लिया जाता है, और जो लेता है उसको माइनस में ले जाता है। अगर ये 2 ले रहा होता तो इसको -2 इसकी वैलेंसी होती, क्योंकि ये 2 दे रहा है इसलिए +2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है रेशियो बाय मास फॉर वाटर। रेशियो बाय मास फॉर वाटर जो होता है वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था, तो वो 1:8 होता है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं। रेशियो बाय मास फॉर अमोनिया। यहाँ पे आपसे रेशियो बाय मास फॉर अमोनिया पूछा हुआ है, तो वो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 3 × 1, क्योंकि 1 इसका एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का और 3 यहाँ पे एटम है, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 4:1, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट पता होगा तो इसका आंसर आप जानते होंगे कि मोलर मास होता है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो भी मास होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ मोलर मास होता क्या है। देखिए, जैसे कि 1 डज़न बनानास के अंदर 12 बनानास होते हैं, वैसे किसी भी जैसे कि जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसके जो मोल होता है ना, मोल, तो 1 मोल के अंदर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है ये। तो यहाँ पे जो मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 बताया, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। और ये जो 1 मोल है ये बस एक यूनिट है। जैसे 1 डज़न एक यूनिट है, वैसे ही 1 मोल भी एक यूनिट होती है। जैसे 1 डज़न के अंदर 12 बनाना चाहते हैं, वैसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये बता दिया आपको कि 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। और ये जो 1 मोल कोई भी चीज़ अगर होती है उसका जो भी मास होगा उसी को हम लोग मोलर मास कह देते हैं। सिंपली ये इसका मतलब है। पॉइंट नंबर 41 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। रेशियो बाय मास फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना है। ये तो आप बिल्कुल सिंपली अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। सो इस तरीके से हमारा आज का अब वीडियो सेशन ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए। बाय बाय।